गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में से या आपके लिटरेचर बुक में से फर्स्ट टर्म पूरा MCQ फॉर्म में होने वाला है। चैप्टर में से दो तरह से क्वेश्चन आएंगे, एक तो सीधा क्वेश्चन आएगा और आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर एक RTC में क्वेश्चन आएगा। 3 पैरा आते हैं जिनमें से कोई 2 आपको करने होते हैं। तो ऊपर पैराग्राफ आपको दिया होता है आपकी बुक में से और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। हर पैरे के साथ 4 क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन के साथ 4 आंसर भी दिए होंगे। सही आंसर को आपको टिक करना है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज हम ले रहे हैं द लास्ट लेसन। इसके बाद हम करेंगे सैम्पल पेपर से कुछ प्रैक्टिस, जिससे आपको पता लग जाए कि पेपर में 90 मिनट में पेपर को कैसे ख़त्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनके आंसर लिखें, यानी कि मार्क करें। एक्सट्रैक्ट में आपको पढ़ रही हूँ। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो टू फास्ट बट you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. पैसेज पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही कीवर्ड्स हम इसमें ढूंढते हैं, जैसे इसमें क्या कीवर्ड्स दिए हैं, M. Hammel से आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन किस में से है, RTC किस में से है, लास्ट लेसन में से। और इसमें एक वर्ड का यूज़ किया है बब, भी यानी कि लड़के के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लिटिल गार्डन, इससे भी हमें पता लग सकता है। तो कुछ कीवर्ड, हाँ जी, बुलेटिन, रीडिंग द बुलेटिन, वेरी नाइस, बुलेटिन इसमें लिखा हुआ है। तो ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, पैसेज को पहचानना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज कॉल्ड बब किसको कहा गया? M. Hammel, विलेजर्स, फ्रेंड्स या पोस्ट मास्टर? फ्रेंड्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो एक का हो गया 3। जितने नंबर आपके आते जाएं अपने लगाते जाएं और इन आंसर्स को लिखते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर B, वाई वॉज द नरेटर इन अ हरी? नरेटर जल्दी में क्यों था? ही वॉज लेट टू स्कूल, B, हिज टीचर हैज़ कॉल्ड हिम इमीडिएटली, 3, his teacher was going away and he wanted to him one last time, 4th, his friend were waiting for him in school. तो किस लिए लेट था वो? A, he was late to school। तो B का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर C, इसका जो C पार्ट है, आइडेंटिफाई द टोन इन विच द स्पीकर सेड द वर्ड, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्या था ये? सरकास्टिक था, डिप्रेसिव था, ह्यूमरस था, चीयरफुल था? कौन सी भाषा थी ये? व्यंग करा था उसने उसके ऊपर, या हंसी की बात थी, या डिप्रेसिव था, निराशाजनक था, या चीयरफुल था, खुशी की बात थी? क्या लगता है? तो बच्चों, ना तो यहाँ पर कोई खुशी की बात थी, ना ही कोई व्यंग था और ना ही कोई मजाक था। क्या था कि सब लोग डिप्रेस थे। तो बेटा, इस लाइन में जो स्पीकर की टोन है वो डिप्रेसिव है। तो C का आंसर हो गया 3rd। ऐसे ही कुछ आंसर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाते हैं, कुछ को आपको सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। कम टू द D पार्ट, M. Hammel taught the children। M. Hammel बच्चों को क्या पढ़ाते थे? जर्मन, फ्रेंच, रशियन या फिर इंग्लिश? फ्रेंच, क्योंकि बार बार नोटिस यही आया था कि अब बच्चों को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन। वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक RTC का क्वेश्चन है, तो आपको पैसेज को पहचानना है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hammel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you.
द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ Alsace and Lorraine. The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ये तुम्हारा लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत ध्यान से सुनो। तो अगेन आपको पहचानने को मिल गया ये चैप्टर। जगह का नाम दिया है Alsace and Lorraine, जर्मन लैंग्वेज का नाम दिया है, लेसन का नाम दिया है। तो दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, इनको पहचान लिया। अभी मैं लास्ट लेसन में से करा रही हूँ तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है लास्ट लेसन ही चल रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम में से आता है तो पूरी बुक से आता है, तब थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन कीवर्ड्स को आप बार बार रिवाइज़ करें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। What was the tone of M. Hamel when he was addressing his students? जब वो अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा था तो एम हेमल यानी कि टीचर की टोन कैसी थी? चीयरफुल, एक्साइटेड, सोबर, एंग्री। कैसे बोल रहा था ये? सोबर, क्योंकि ना तो वो खुश था, ना वो एक्साइटेड था, और गुस्सा वो उस दिन था नहीं। तो अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी मालूम तो हम डिलीट करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं आंसर, फिर जो बचता है उसमें से भी हम ढूंढ सकते हैं। तो ए का हो गया थर्ड। क्लियर है? कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी। द ग्रेव एंड द जेंटल टोन in which M. Hamel spoke after getting the orders from Berlin was due to। तो जो उसको दुख हो रहा था और जो जेंटल टोन में एम हेमल बात कर रहा था जब बर्लिन से ऑर्डर आया था, तो क्यों ऐसा कर रहा था? ड्यू टू हिज पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर हिज कंट्री, हिज लव फॉर हिज मदर टंग, द ग्रीफ ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टीच फ्रेंच इन फ्यूचर, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। सब बच्चों को पार्ट लेना है और बहुत अच्छे बच्चा पार्ट ले रहे हैं। तो बी का हो गया फोर्थ। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लाइनें आपको लर्न कर लेनी है बेटा। फर्स्ट लाइन क्या है? क्या उसको जिस टोन में वो बोल रहा था, वो क्यों बोल रहा था? दुखी टोन में और आराम से जो बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको अपने देश के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स आ रही थी। हिज पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर हिज कंट्री। बी, हिज लव फॉर हिज मदर टंग। ठीक है। सी, द ग्रीफ ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टीच फ्रेंच इन फ्यूचर। उसे दुख था कि अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएगा। और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो गया इसका ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू द पार्ट सी। व्हेन वुड मिस्टर हेमल लीव? मिस्टर हेमल कब गए? द सेम डे। व्हेन वुड मिस्टर हेमल लीव? मिस्टर हेमल को कब जाना था, कब जाएंगे? द सेम डे, द नेक्स्ट डे। थर्ड जो है आफ्टर 1 वीक या फिर आफ्टर 1 मंथ। तो सी पार्ट का आंसर हो गया 2, नेक्स्ट डे। डी पार्ट, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम द स्टूडेंट्स? वो बच्चों से क्या चाहता था? टू गिव हिम अ फेयरवेल, क्या वो उसको विदाई पार्टी दे? टू अपोज द ऑर्डर, ऑर्डर को ना माने। टू बी अटेंटिव। फोर्थ, टू लीव द स्कूल, क्या चाहता था वो? टू बी अटेंटिव। ये वर्ड उसने ये लिखे भी हुए हैं पैरा में, तो आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करने हैं। पैसेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इट मीन्स पैसेज नंबर 3। ये भी लास्ट लेसन में से, क्योंकि आज हम उसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room। जब ये ऑर्डर आया, जैसे ही लिटिल फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसका टीचर है वो संडे क्लोथ्स पहन के आया है, अच्छे वाले कपड़े पहन के आया है जो कभी कभी पहनता है। अब मुझे समझ में आया, वो कहता है फ्रेंड्स कि मुझे समझ में आया कि क्लास के पीछे वाली सीट्स पर विलेजर्स क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए कि उन्हें अफसोस था। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल अभी तक क्यों नहीं आई। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। तो वो थैंक करने आए थे अपने मास्टर को जो 40 साल से उन्हें पढ़ा रहा था, और साथ में ये अपना रिस्पेक्ट शो करने आए थे अपनी कंट्री को जो अब उनकी नहीं रही थी। उस पर कब्जा हो गया था दूसरे देश का, लड़ाई में ये लोग हार गए थे। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। हु वॉज कॉल्ड पुअर मैन?
अक्सर ये क्वेश्चन आता है ही किसके लिए है, पुअर मैन किसके लिए बोला गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो किसके लिए बोला गया है पुअर मैन? हॉजर द फ्रेंचमैन, एम हैमल एंड ब्लैकस्मिथ। बताइए किसके लिए बोला गया है? दोबारा से पढ़ लेती हूँ मैं एक लाइन। पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। किसके लिए बोला है? एम हैमल के लिए, है ना, क्योंकि वही तो संडे क्लॉथ्स में आया था, उसी के लिए बोला गया है। तो इसका आंसर हो गया ए का थर्ड पार्ट एम हैमल। ओके, कम टू द पार्ट बी पार्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स वर एक्सप्रेस्ड बाय द विलेजर्स व्हेन दे सैट फॉर द लास्ट क्लास। किस तरह की फीलिंग आ रही थी जो विलेजर्स दे रहे थे जब वो क्लास के लास्ट में बैठे थे? क्या था? रिमोर्सफुल, जॉयफुल, एनेक्सियस, कन्फ्यूज्ड। एनेक्सियस मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना किसी चीज़ को लेके, उत्तेजित हो जाना। एक क्या है? रिमोर्सफुल का क्या मतलब होता है? रिमोर्सफुल किसी बात के लिए पश्चाताप करना, है ना। तो वो सॉरी फील कर रहे थे, तो सॉरी के लिए यहाँ पे क्या लिखा? रिमोर्सफुल। तो जॉयफुल तो नहीं था वो, कंफ्यूज भी नहीं था, क्योंकि क्लियर ही था कि कल से फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। तो क्या कर रहे थे वो विलेजर्स? रिमोर्सफुल। तो आंसर हो गया इसका बी का ए। कम टू द सी पार्ट। वाई डिड द ओल्ड मैन कम फॉर द क्लास। कि ओल्ड मैन क्लास में क्यों आए थे? ए टू ऑनर द हैमल सर्विस, कि हैमल्स ने जो सर्विस करी उसको ऑनर देने के लिए। टू लर्न द फ्रेंच लास्ट टाइम, आखिरी समय में फ्रेंच पढ़ने के लिए। टू सी द कमोशन इन द स्कूल में जो हलचल थी उसको देखने के लिए। फोर्थ, टू बिड फेयरवेल टू द टीचर। वाई डिड द ओल्ड मैन कम फॉर द क्लास। तो हमने देखा कि वो किस लिए आए थे? टू ऑनर द एम हैमल्स सर्विस। तो सी का हो गया फर्स्ट। नाउ कम टू द पार्ट डी, इसी पैसेज का पार्ट डी। वाई डिड द कंट्री बिलोंग टू देम नो मोर। अब वो कंट्री उनकी क्यों नहीं रही थी? क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं आंसर्स में। बिकॉज दे वर लिविंग द कंट्री, क्या वो कंट्री छोड़ के जा रहे थे इसलिए? बिकॉज जर्मन्स हैड टेकन ओवर देयर कंट्री, क्योंकि जर्मन्स ने उनकी कंट्री पर कब्जा कर लिया था। थर्ड, बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, कि वो कंट्री ही नष्ट हो गई थी पूरी। फोर्थ, बिकॉज देयर कंट्री वॉज मर्जिंग इनटू सम अदर कंट्री। तो क्या था इसमें? डी, क्योंकि जो कंट्री थी बहुत कंफ्यूजिंग से दिए हैं, बहुत क्लोज आंसर दिए हैं। बिकॉज जर्मन हैड टेकन ओवर देयर कंट्री, उन्होंने, क्योंकि ये हार गए थे तो जर्मन का कब्जा उस पर हो गया था। तो डी का आ गया सेकंड। कम टू द पैसेज नंबर 4। जितने ज़्यादा हम आरटीसी के प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज दिया है नीचे 4 क्वेश्चन दिया, उतनी जल्दी हम पेपर में कर पाएंगे। तो आज हम 4 पैसेजेस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पैसेज नंबर 4। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। मैंने सुना कि एम हैमल मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो सब कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। बिल्कुल आप पर फिट होती हैं ये लाइनें कि रोज़ हम हमसे कहते हैं अपने आप से, अरे अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, अभी कौन सा पेपर कल ही है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब क्या हो गया, अब हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आज के बाद ये लास्ट लेसन था। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही एल्सेस के लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो जो लर्निंग को है कल पर टालते जाते हैं। ठीक है, यही उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ए क्या है? वाई वॉज एम हैमल नॉट एंग्री विद फ्रेंड्स, क्यों उससे वो गुस्सा नहीं था? एज इट वॉज हैमल्स लास्ट लेसन, एज इट वॉज फ्रेंड्स लास्ट लेसन, एज इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो यही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हैमल
एज अ टीचर व्हेन ही सेज आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड अनफ। तो कौन सा इम्प्रेशन आपको लगता है? ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ एग्जाम्पलरी, ही इज़ स्ट्रिक्ट, ही। हाँ जी, बी में जो हमने पढ़ा, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म? ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, एग्जाम्पलरी, स्ट्रिक्ट एंड जेंटल। तो नीचे आंसर दिए हैं 1, 2 एंड 4। दूसरा है 2, 3 एंड 4। स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं था, तो ये नहीं हो सकता। 1, 4, 3, 1, 4, 3 स्ट्रिक्ट है, इसमें भी स्ट्रिक्ट तो नहीं था ना वो उस दिन बिल्कुल भी, तो आंसर हो गया 1, 2, 4। सी पार्ट है आपका, व्हाट डज एमल मीन्स बाय आर सेल्फ? क्या मतलब है एम हैमल का हमारे लिए से? टीचर्स, विलेजर्स, चिल्ड्रन या फ्रेंच पीपल। व्हाट डज हैमल मीन्स बाय आर सेल्फ? कि हम सब। यहाँ पर आर सेल्फ यूज़ किया है चिल्ड्रन के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। एल्सेस के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वेयर दे ऑल हैव कम आउट। नंबर 1, जर्मन वुड बी टॉट टू देम फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। दे वुड नेवर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, अब वो फ्रेंच नहीं